हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद काशिफ इमरान में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और ये इंडस्ट्री क्या होने वाली है, तो ये इंडस्ट्री होने वाली है डेटा सेंटर इंडस्ट्री। डेटा सेंटर इंडस्ट्री के बारे में हमने ज़्यादा डिस्कशन जो है वो नहीं किया है आज से पहले कभी भी। तो आज के वीडियो में हम पूरी तरह से इस इंडस्ट्री के बारे में डिटेल में जानेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट कि इस इंडस्ट्री के बारे में हम किस तरह के स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन है वो स्मॉल कैप स्टॉक के राउंड होने वाला है, यानी कि बेस्ट 3 स्मॉल कैप स्टॉक्स इन डेटा सेंटर सेक्टर में जो भी है उससे रिलेटेड हमारा डिस्कशन रहेगा। बाकी आपको बता दूं क्लियरली कि जो भी 3 स्मॉल कैप स्टॉक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल या फिर होल्ड करने का रिकमेंडेशन जो है वो आपको नहीं होने वाला है। वीडियो प्योरली आपको नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बाकी डेटा सेंटर इंडस्ट्री में आपको बड़ी बड़ी कंपनीज भी काफ़ी सारी है, जैसे अनंतराज आपको काफ़ी अच्छा कर रही है और उससे बड़े साइज में भी जाएंगे तो काफ़ी कंपनी जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। पर आज का जो हमारा डिस्कशन है वो पूरी तरह से आपको स्मॉल कैप में होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब भी मार्केट ओपन होता है, मार्केट ओपन होने से पहले उस दिन के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट 10 स्टॉक होते हैं वो हम यहाँ पर डेली बेसिस में मार्केट ओपन होने से पहले जो है वो आपको अपलोड कर देते हैं। उसके लिए आप हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोनों में से कहीं पर भी आप जुड़ सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जो है ना डेटा सेंटर इंडस्ट्री के बारे में समझते हैं। नॉर्मली ये जो इंडस्ट्री है आप इसको दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक कैलकुलेशन ये रहेगा कि अभी इंडिया की जो करंट डेटा सेंटर कैपेसिटी है वो कितना है और वो आने वाले 2030-32 तक वो कैपेसिटी बढ़ करके कितना होगा, उस तरीके से आप समझ सकते हैं। एक आप इसको वैल्यू के हिसाब से समझ सकते हैं, यानी कि अभी जो करंट पूरा डेटा सेंटर का वैल्यूशन है पूरी इंडस्ट्री का, पूरी सेक्टर का, वो कितना है और वो आने वाले 2030-32 तक आपको कितना हो सकता है। तो ये दो आपको कैलकुलेशन है। तो चलिए सबसे पहले जो है कैपेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। तो अभी जो कैपेसिटी है पूरे इंडिया में वो आपको 1.50 गीगावाट पूरे इंडिया की डेटा सेंटर कैपेसिटी आपको निकल के आ रही है। और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि जो डेटा के हिसाब से जो आपको निकल के आ रहा है कि इंडिया की जो कैपेसिटी है वो आपको बढ़ करके 8 गीगावाट तक आपको जा सकता है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है और जो करंट साइज है उसके हिसाब से काफ़ी मैसिव ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। और टारगेट कब तक का है, तो आने वाले 2030 तक, यानी कि नेक्स्ट आपको 5 साल के अंदर में ये जो कैपेसिटी है इसमें आपको मल्टीफोल्ड ग्रोथ जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप यहाँ पर ध्यान में देख सकते हैं और यहाँ पर सारा डेटा भी देखने को मिल रहा है कि एज ऑफ अर्ली 2026 इंडिया डेटा सेंटर कैपेसिटी हैज क्रॉस्ड 1.5 गीगावाट एंड इज प्रोजेक्टेड टू रीच 1.7 गीगावाट बाय द एंड ऑफ 26, यानी कि ये साल एंड होते होते इंडिया की जो कैपेसिटी है वो आपको 1.7 गीगावाट हो जाएगी। एट द इंडस्ट्री मोर देन डबल इन 2025 एडिंग अप्रॉक्सीमेटली 387 मेगावाट ऑफ आईटी कैपेसिटी ड्यूरिंग दैट ईयर अलोन, यानी कि 2025 जो है वो पूरा का पूरा डेटा सेंटर इंडस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट था, क्योंकि इसी एक साल में इंडिया ने सबसे ज़्यादा आपको 387 मेगावाट की कैपेसिटी जो है वो आपको ऐड किया था। बाकी अगर आप देखेंगे जो प्रोजेक्शन यहाँ पर निकल के आ रहा है 2030 तक में क्या होगा, तो 8 गीगावाट टू 9 गीगावाट हमको देखने को मिल सकता है। बहुत सारे एनालिस्ट जो इसको फोरकास्ट कर रहे हैं, जैसे कि जेफरी आप देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया का डेटा 8 गीगावाट है और मनी कंट्रोल और दृष्टि आईएएस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इंडिया की जो आपको कैपेसिटी है वो आपको बढ़ करके 9 गीगावाट तक हो सकती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया में जो बेसिकली इस पूरे सेक्टर में कितना कैपिटल एलोकेशन होगा, कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, यानी कि ओवरऑल पूरे सेक्टर में जो कैपेक्स निकल के आएगा वो कितना रहेगा, तो वो आपको $30 बिलियन का जो है यहाँ पर आपको कैपेक्स निकल के आएगा, जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा इस ओवरऑल पूरे सेक्टर में। तो ये भी एक बड़ा पुश आपको देखने को मिलेगा। बाकी बहुत सारे एनालिस्ट तो ये भी बता रहे हैं कि जो कैपेसिटी है 1.5 गीगावाट से बढ़कर के 10 गीगावाट 12 गीगावाट तक आ सकती है। और इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 5 टाइम्स से ज़्यादा का ग्रोथ जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये आपको एस्टिमेशन है, अलग अलग एस्टिमेशन अलग अलग एजेंसीज करती हैं, पर एक चीज़ आपको कॉमन यहाँ पर लगेगा कि हर एस्टिमेशन जो है ना वो आपको पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रहा है। और इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि डेटा सेंटर जो कैपेसिटी है वो आपको इंडिया की बढ़ेगी। और वहीं अगर मैं आपको इसको नंबर्स के हिसाब से बताऊं तो इंडिया की जो करंट अभी मार्केट वैल्यू है डेटा सेंटर इंडस्ट्री की वो आपको $6.92 बिलियन की है। और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ये भी आने वाले टाइम में बढ़ करके $17.61 बिलियन की हो जाएगी, यानी कि 2.5 टाइम का ग्रोथ जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। और अगर आप इसको परसेंटेज के हिसाब देखेंगे तो 20.54% के कैगर के हिसाब से इस इंडस्ट्री में ओवरऑल आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पर एस्टिमेशन निकल के आ रहा है, सारा डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो द डेटा सेंटर मार्केट इन इंडिया इज एक्सपीरियंस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वैल्यू। आप सारा डेटा आप देख सकते हैं, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था वही सारा डेटा यहाँ पर आपको निकल के आ रहा है। और उसके
अलावा अगर आप देखेंगे तो जो मार्केट साइज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, कि आपको पता है कि वर्ल्ड में जो है इंडिया वो आपको सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन के हिसाब से कंट्री है। तो इंडिया का जो डेटा है वो बहुत सारा जनरेट होता है। अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो डिस्पाइट प्रोड्यूसिंग 20% ऑफ द वर्ल्ड डेटा, यानी कि पूरी दुनिया में जितना भी डेटा आपको जनरेट हो रहा है ना, उसका 20% अकेले इंडिया जनरेट करता है। और अगर उसको होल्ड करने के मामले में या उसको एक स्टोर करने के हिसाब से अगर आप देखेंगे डेटा सेंटर कैपेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ओनली 3% की कैपेसिटी जो है वो इंडिया के पास में है। तो यहीं पर आपको एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिलेगा, जो डेटा यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है और जो डेटा यहाँ पर स्टोर हो रहा है। तो इसकी वजह से भी एक आपको मैसिव वास्ट पोटेंशियल जो है इस सेक्टर में आपको देखने को मिलेगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जो है इस सेक्टर को काफ़ी पुश कर रही है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो इंडिया का डेटा है वो इंडिया के अंदर में ही स्टोर किया जाए। इसके लिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, चाहे आपको गूगल हो गई, उसको बोला गया है कि इंडिया के अंदर में डेटा सेंटर को इंस्टॉल किया जाए। बाकी अगर आप फर्दर देखेंगे तो यहाँ पर जो सारा डेटा निकल के आ रहा है कि इंडिया में जो इंटरनेट यूजर्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, 751 मिलियन इंटरनेट यूजर हैं एंड 52.4% पेनिट्रेशन हमको 24 में ही देखने को मिला था। तो डिजिटल इकोसिस्टम के हिसाब से भी देखेंगे तो काफ़ी सारा डेटा जो है वो जनरेट हो रहा है। और ये जो इंटरनेट यूज़र हैं वो काफ़ी तेज़ी के साथ आपको बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो पुराने एज के जो जनरेशन थी वो आपको खत्म होगी। आने वाले टाइम में जितने भी न्यू एज जनरेशन आपको स्टार्ट होगी, आपको पता है वो बिना मोबाइल फ़ोन और बिना इंटरनेट के नहीं रहेंगे। इस वजह से ये जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके ऊपर में काफ़ी वर्क हमको आते हुए देखने को मिलेगा। बाकी ड्यू टू आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से भी यहाँ पर जो डेटा सेंटर का कंजम्पशन है, वो डेटा का कंजम्पशन बढ़ेगा, तो डेटा सेंटर की डिमांड जो है वो हमको काफ़ी ज़्यादा बढ़ने को देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आप करेंटली इंडिया में जो 1.5 गीगावाट का जो डेटा सेंटर है, इसमें तो सबसे ज़्यादा जो डेटा सेंटर है वो कहाँ पर है, तो वो आपको मुंबई के रीजन में देखने को मिलता है। 53% शेयर है और पूरे एशिया का थर्ड लार्जेस्ट डेटा सेंटर मार्केट है। और पर्टिकुलर इंडिया में देखेंगे तो 50% से ज़्यादा है। चेन्नई आपको काफ़ी बड़ा नंबर होल्ड करता है, 19% का शेयर है। और दिल्ली एनसीआर अगर आप देखेंगे तो 10% का। वहीं बेंगलुरु का अगर आप देखेंगे तो बेंगलुरु का मार्केट शेयर आपको 7% यहाँ पर निकल के आ रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि भी हैदराबाद जो है वो बहुत तेज़ी के साथ में डेटा सेंटर इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रो करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा किससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो होना चाहिए, तो इसमें एक शिप बिल्डिंग, आपको पता होगा काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री में काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना कि अगर आप इंडिया में टॉप 5 इंडस्ट्री का लिस्ट अगर आप बनाएंगे जो आने वाले टाइम में सबसे तेज़ी के साथ में सबसे ह्यूज कैगर के हिसाब से जिस इंडस्ट्री में ग्रोथ देखने को मिलेगा, तो उसमें आपको शिप बिल्डिंग देखने को मिलेगा। क्योंकि शिप बिल्डिंग जो इंडस्ट्री है ना वो आपको 60% के CAGR से ग्रोथ हमको देखने को मिलेगा, ऐसा एक्सपेक्टेड है। और हमने शिप बिल्डिंग को ध्यान में रखते हुए शिप बिल्डिंग सेक्टर से रिलेटेड माइक्रो कैप स्टॉक जो है ना 3 कंपनी को हमने डिस्कस किया था, 3 माइक्रो कैप कंपनी के बारे में डिस्कशन किया था। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो इस टॉपिक में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सिंपली आप कमेंट में 1 लिख सकते हैं। सेकंड टॉपिक जो है वो किससे रिलेटेड है, तो आप कुछ स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी जो कि डेट फ्री है या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी जो डेट फ्री है उसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सिंपली आप कमेंट में 2 लिख सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो पर आते हैं वापस से और पहली कंपनी की बात करते हैं जो कि डेटा सेंटर इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, काफ़ी नई कंपनी है। कंपनी का नाम है KRN हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड। और इस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी छोटी कंपनी है, ओनली 4400 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। और इस कंपनी स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से नई कंपनी है। कंपनी करती क्या है, तो ये कंपनी डेटा सेंटर में क्या होता है ना, नॉर्मली डेटा को स्टोर किया जाता है और डेटा को स्टोर करते हैं तो बहुत सारा हीट जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, हीट जनरेट होता है। और उस हीट को काउंटर करने के लिए ये पूरे सिस्टम को कूल करना एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होता है किसी भी डेटा सेंटर के लिए। और उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए HVAC की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है। और उस केस में KRN हीट एक्सचेंजर ये कंपनी निकल के आती है, क्योंकि ये कंपनी जो है ना जितने भी एडवांस एयर कंडीशन है, जितने भी डेटा सेंटर के लिए AC वगैरह लगता है उसमें जो ट्यूब्स वगैरह होते हैं ना, इस ट्यूब्स की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कौन सी कंपनी करती है, तो वो KRN हीट एक्सचेंजर करती है। इस वजह से ये कंपनी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि KRN हीट एक्सचेंजर पोजीशन फॉर इंडियाज 5 लाख करोड़ डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट बूम, यानी कि इंडिया का जो डेटा सेंटर में 5 लाख करोड़ का जो बूम आएगा, डेटा सेंटर इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट आएगा, उसमें KRN हीट एक्सचेंजर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन जो है वो आपको होल्ड करने वाली है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं सारा डेटा आपको दिया हुआ है कि इंडिया डेटा सेंटर सेक्टर इज एक्सपीरियंस अन आपको प्रेसिडेंटेड ग्रोथ विथ 5 लाख करोड़ इन अनाउंस इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग 25 फ्रॉम मेजर प्लेयर इंक्लूडिंग आपको रिलायंस, गूगल, अडानी, अमेजॉन वेब सर्विस एंड TCS वगैरह ने जो है काफ़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो है इस सेक्टर के लिए अनाउंस किया था। बाकी KRN हीट एक्सचेंजर जो है ये आपको डेटा सेंटर में क्या काम करती है, तो सबसे पहले हीट रिमूवल जो कि सबसे कोर बिजनेस है कंपनी का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेटा सेंटर जनरेट इमेंस हीट फ्रॉम सर्वर, KRN हीट एक्सचेंजर कूल द एयर और लिक्विड circulating through the facility
प्रिवेंटिंग ओवरहीटिंग। ओवरहीटिंग को डेटा सेंटर जो सर्वर है उसकी वजह से जो हीट जनरेट होता है उसको कूल करने के लिए कंपनी आपको रोल प्ले करती है, और उसके लिए स्पेशलाइज्ड डिज़ाइन जो है ना वो कंपनी यहाँ पर आपको ऑफर करती है। अलग अलग टाइप के जो है ना माइक्रो चैनल हो गया, बार एंड प्लेट टाइप्स के हीट एक्सचेंजर वगैरह हो गया, ये सब कंपनी जो है आपको मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। फ्लूइड टू फ्लूइड हीट ट्रांसफर होता है वो भी कंपनी आपको ऑफर करती है। उसके अलावा अगर आप कंपनी के बारे में आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का जो प्लांट है इसमें टोटल 7 ईयर का एक्सपीरियंस है कंपनी को इस बिजनेस में। 5 mm से लेकर के 15.88 mm के जो हीट एक्सचेंजर ट्यूब्स होते हैं, ट्यूब्स बेसिकली कुछ नहीं होता है, एक आपको पाइप्स टाइप का बोल सकते हैं, बहुत पतला पाइप होता है, और ये जो अलग अलग साइज़ के 5 mm से लेकर के 15 mm तक की कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, और इसी के बीच में से ना आपको एयर हो गया या वाटर हो गया वो आपको सर्कुलेट होता है। टोटल 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है कंपनी का, 1 मिलियन यूनिट जो है एनुअली कंपनी प्रोड्यूस कर सकती है। बाकी कंपनी के रेवेन्यू और फंडामेंटल्स के बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। और ये जो ओवरऑल पर्टिकुलर कंपनी, देखिए डेटा सेंटर इंडस्ट्री तो ठीक है, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, पर पर्टिकुलर अगर मैं HVAC इंडस्ट्री की बात करूँ ना तो ये भी इंडस्ट्री में आपको आने वाले टाइम में मैसिव ग्रोथ देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द इंडियन HVAC मार्केट इज प्रोजेक्टेड टू रीच $30 बिलियन बाय 2030, ग्रोइंग एट अ CAGR ऑफ 15.8%, ऑफरिंग सब्सटेंशियल अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ लोकल एंड इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर। द इंडियन हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशन सेक्टर इज एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट ग्रोथ। तो ये आप पॉसिबिलिटी है जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। क्यों ये सेक्टर आपको ग्रो करेगा, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है रैपिड अर्बनाइजेशन, यानी कि जिस तेजी के साथ में इंडिया में शहरीकरण हो रहा है और डिस्पोजेबल इनकम लोगों की बढ़ रही है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सपेंस कर रहे हैं, ज़्यादा चीज़ें खर्च कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज जिस तेज़ी के साथ में हो रहा है, तो एसी की जो डिमांड है वो आपको बढ़ रही है। और जितने भी एसी मैन्युफैक्चरर हैं उनके बीच में तो अपना कंपटीशन है, पर ये कंपनी जो है एक माइक्रो प्रोडक्ट बनाती है और इस वजह से ये कंपनी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और कंपनी का जो स्ट्रेटजी क्या है आने वाले टाइम में, तो की सप्लायर कंपनी बनने वाली है। जितने भी जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है ना जो कि एसी वगैरह बनाते हैं उसके लिए कंपनी जो है सप्लाई करने का काम करेगी। बाकी अगर आप देखेंगे तो कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में कौन कौन है, तो ऑब्वियसली जितने भी एसी मैन्युफैक्चरर है, जैसे कि आपको डाइकिंग देखने को मिलेगा, आपको वोल्टास देखने को मिलेगा, आपको किर्लोस्कर चिलर देखने को मिलेगा, ब्लू स्टार एक बहुत बड़ा नाम है, तो ये तो है ही। साथ ही साथ में जो शनाइडर इलेक्ट्रिक है ना, ये कंपनी डेटा सेंटर में काफ़ी बड़े स्केल पर सप्लाई करती है, तो ये कंपनी भी जो है कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। बाकी सबसे अच्छी बात क्या है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो आपको B2C में नहीं है, यानी कि कंपनी को कस्टमर को अपने प्रोडक्ट को नहीं बेचना है, और कंपनी का जो बिजनेस है वो आपको B2B, बिजनेस टू बिजनेस में, यानी कि कंपनी जो अपने प्रोडक्ट्स हैं वो किसको बेचती है, तो वो आपको OEM को बेचती है। OEM क्या होता है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, यानी कि ऐसी कंपनी जो कि एसीज की मैन्युफैक्चरिंग करती है या जो डेटा सेंटर का इंस्टॉलेशन करती है उसको कंपनी बेचेगी। तो उस केस में जो कंपनी का जो बिजनेस ग्रोथ की जो पॉसिबिलिटी है ना, इसमें आपको वॉलेटिलिटी बहुत कम देखने को मिलेगा। 100% बिजनेस जो है वो आपको B2B मॉडल में है। OEM को कंपनी सप्लाई करती है टू बिल्ड कंप्लीट डेटा सेंटर कूलिंग सिस्टम। बाकी अगर मैं फर्दर बात करूं तो जो मैंने आपको बताया था कि शनाइडर इलेक्ट्रिक कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है, और KRN सप्लाई अप्रोक्सीमेटली 92 to 95% ऑफ द टोटल बिजनेस वॉल्यूम फॉर शनाइडर इलेक्ट्रिक IT एंड डेटा सेंटर डिवीजन, यानी कि शनाइडर इलेक्ट्रिक का जो भी डेटा सेंटर का बिजनेस है उसमें 92 to 95% का जो ये आपको ट्यूब्स वगैरह की जो सप्लाई है वो कौन सी कंपनी करती है, तो वो KRN हीट एक्सचेंजर आपको करके देती है। अदर की क्लाइंट्स के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि किर्लोस्कर चिलर, डाइकिन, ब्लू स्टार, वोल्टास आपको देखने को मिलेगा। बाकी कंपनी कैपेसिटी एक्सपांशन भी कर रही है, काफ़ी ह्यूज कैपेसिटी कंपनी बढ़ा रही है प्रोडक्शन टू मीट द मैसिव डिमांड फ्रॉम इंडियाज डेटा सेंटर बूम, टारगेटिंग मेजर प्रोजेक्ट लाइक आपको गूगल का जो विशाखापट्टनम में जो प्लांट बनने वाला है, बड़ी जो डेटा सेंटर फैसिलिटी बनने वाली है, वहां पर कंपनी जो है टारगेट लेकर के चल रही है। वहीं कंपनी का अगर आप देखेंगे तो एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर में कंपनी काफ़ी फोकस कर रही है। बार एंड प्लेट हीट एक्सचेंजर, माइक्रो चैनल हीट एक्सचेंजर, ऑयल कूलिंग यूनिट्स के ऊपर में भी, जो कि डेटा सेंटर थर्मल मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो कैपेसिटी एक्सपांशन है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो नया प्लांट है निमराना में कंपनी का, वहाँ पर कंपनी ने अपने जो डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए अपना इन्वेस्टमेंट जो है कंपनी ने किया था। बाकी प्रोडक्शन जो कंपनी बढ़ा रही है, कितना बढ़ा रही है, तो सीधा सीधा जो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है ना वो आपको 6 टाइम्स से कंपनी ग्रो करने वाली है। और ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा, तो बाय एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 27 जो है कंपनी का ये प्लांट आपको निर्माणा वाला कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद सीधा सीधा कंपनी की जब कैपेसिटी आपको 6 टाइम बढ़ेगी और डिमांड अगर आपको बनी रहेगी, तो उस केस में कंपनी के रेवेन्यू में आपको मैसिव ग्रोथ देखने को मिल सकता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर मैं फर्दर बात करूं तो मार्केट शेयर कंपनी कितना टारगेट लेकर के चल रही है, तो KRN एम्स टू कैप्चर 60 to 70% ऑफ मार्केट शेयर इन द कमर्शियल लार्ज हीट एक्सचेंजर सेगमेंट फॉर डेटा सेंटर, यानी कि इंडिया में जितना भी डेटा सेंटर आपको लगेगा जो आपको लार्ज और कमर्शियल वाला, उसमें से आपको 60 to 70% का मार्केट शेयर जो है वो KRN हीट एक्सचेंजर आपको टारगेट लेकर के चल रही है। अब इसको कितना अचीव कर पाती है ये एक अलग क्वेश्चन है, पर अच्छी बात यह है कि कंपनी के जो टारगेट्स है वो काफ़ी बड़े हैं
और देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि कंपनी इसको कैसे अचीव करती है। बाकी कंपनी आपको पता है ग्लोबल कंपनी है, इंडिया के बाहर भी कंपनी का काफ़ी बिजनेस हमको देखने को मिलता है। फिर चाहे आप अफ्रीका के रीजन में देखिए या फिर अगर आप देखेंगे तो एशिया के रीजन में तो है ही, यूरोप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, बाकी नॉर्थ अमेरिका रीजन में भी कंपनी का बिजनेस आता है। बाकी अगर मैं फर्दर बात करूँ तो कंपनी के जो ट्यूब्स है, जो कॉइल है, को अलग अलग टाइप के कॉइल कंपनी बनाती है, जैसे कि इवापोरेटर कॉइल हो गया, कंडेंसर कॉइल हो गया, स्टीम कॉइल्स आपको देखने को मिलेगा। बाकी कंपनी आने वाले टाइम में कंपनी का जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो किससे रिलेटेड है, तो एक बहुत बड़ा रीजन है मार्केट ग्रोथ, जो प्रोजेक्शन जो मैंने आपको बताया था। बाकी रिन्यूएबल एनर्जी में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उससे कंपनी को काफ़ी फायदा होगा। टेक्नोलॉजी के ऊपर में काफ़ी चीज़ें तेज़ी से चीज़ें चेंज हो रही है, इससे कंपनी को फायदा हो सकता है आने वाले टाइम में। और गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है इससे भी इस सेक्टर को काफ़ी पुश मिल सकता है। बाकी कंपनी ने अपने बारे में जो SWOT एनालिसिस किया है, यानी कि कंपनी के स्ट्रेंथ क्या क्या है, वीकनेसेस क्या है, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रमोटर की जो है आपको स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, यहाँ पर इफेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल चेक है, कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रही है कंपनी। हालांकि वीकनेस में अगर आप आएंगे तो कंपनी का इंपोर्ट डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, रॉ मटेरियल के जो प्रॉब्लम है वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है वो इतना इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता है। बाकी जो कंपनी के टॉप कस्टमर है उनके ऊपर में डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है कंपनी की। और उसके अलावा अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो HVAC जो इंडस्ट्री है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, इस वजह से काफ़ी डिमांड आपको आ सकती है। बाकी कैपेसिटी एक्सपांशन से भी कंपनी को काफ़ी फायदा हो सकता है। टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इससे कंपनी को फायदा हो सकता है। बाकी कुछ थ्रेट वाले पॉइंट्स भी है जिसको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी में अगर कुछ मैसिव चेंज आता है या फिर कुछ डिसरप्शन आता है या फिर आपको सप्लाई चेन में कुछ इशू आता है तो उस केस में कंपनी का जो बिजनेस है वो नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। बाकी कुछ कोर कंपेटेंसी भी कंपनी ने बताया है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है कंपनी का, इफेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल है, कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, इस्टेब्लिश आपको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है कंपनी का जो कि राजस्थान में आपको देखने को मिलता है। बाकी लॉन्ग स्टैंडिंग बिजनेस रिलेशनशिप से कंपनी के जो भी कंपनी के इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स हैं उसके साथ में। अब अगर मैं फर्दर बात करूं कि कंपनी आने वाले टाइम में यानी कि कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, तो उसमें मैंने जैसा आपको बताया था कि एक तो सबसे बड़ा फ्यूचर प्लान कंपनी का यही है कि 6 टाइम से कंपनी अपनी कैपेसिटी को एक्सपांड करेगी। एक्सपोर्ट के ऊपर में कंपनी काफ़ी फोकस कर रही है। मतलब अगर मैं आपको बताऊं ना, जैसे 6 टाइम करेगी, पर अभी जो कंपनी की कैपेसिटी है कितनी है, तो मैंने आपको बताया था कि 1 मिलियन यूनिट कंपनी एनुअली बना सकती है। इसको कंपनी बढ़ा करके 6 मिलियन यूनिट तक लेकर के जाने का टारगेट रखा गया है। साथ ही साथ में जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो आपको 20% से बढ़ा करके 50% पर लेकर के जाने का टारगेट है बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 27। साथ ही साथ में एक्सपोर्ट में बहुत मैसिव चेंज हो सकता है, क्योंकि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो 15.6% से एक्सपोर्ट को बढ़ा करके 50% ऑफ टोटल रेवेन्यू, ये आपको टारगेट है बाय द नेक्स्ट 3 ईयर। तो काफ़ी बड़े बड़े टारगेट जो है वो कंपनी ने यहाँ पर आपको सेट किया है। और एक्सपोर्ट में मेजर जो फोकस रहेगा वो यूरोपियन और अमेरिकन, जो नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन है, वहाँ से आपको बिजनेस देखने को मिलेगा। बाकी प्रोडक्शन डाइवर्सिफिकेशन भी है, और उसके अलावा देखेंगे तो ऑपरेशनल इफिशिएंसी के ऊपर में भी कंपनी काफ़ी फोकस कर रही है। और उसके अलावा फर्दर मैं नंबर्स की बात करूं, क्योंकि KRN हीट एक्सचेंजर के नंबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो रेवेन्यू के ऊपर अगर आप आएंगे तो 246 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि नेक्स्ट ईयर बढ़ करके 307 करोड़ हुआ। उसके बाद ये बढ़ करके आपको 431 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो हमको देखने को मिला। यानी कि ईयर ऑन ईयर में अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे कंपनी का तो कितना है, तो यहाँ पर मैसिव ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। 40% का ईयर ऑन ईयर में ग्रोथ है। उससे पहले कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो 24% है। हालांकि 24% भी बुरा नंबर नहीं है, काफ़ी अच्छा नंबर है। और इससे पहले वाले ईयर में अगर आप जाएंगे तो ये आपको 58% का रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला। बाकी अगर मैं कंपनी के रेवेन्यू जो डाइवर्सिफिकेशन देखेंगे कि रेवेन्यू ज़्यादा कहाँ से आ रहा है, तो 84% जो है वो आपको इंडिया के अंदर से आ रहा है, 15% जो है एक्सपोर्ट से आ रहा है, जिसको बढ़ा करके 50% करने का टारगेट जो है वो कंपनी ने आपको सेट किया है। एक्सपोर्ट में भी कहाँ कहाँ से आ रहा है, तो वो सारा रीजन देख सकते हैं। एशिया आपको काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस कंपनी का रखता है। वहीं इस कंपनी के नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो 32 करोड़ से बढ़कर के 40 करोड़ और 40 करोड़ से बढ़कर के 50 करोड़ का नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए 4000 की करोड़ कंपनी से अब बहुत ज़्यादा नेट प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। हालांकि मार्जिन एक प्रॉब्लम जरूर है, क्योंकि पहले कंपनी के मार्जिन 19% था, अभी जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो आपको 16% है। तो थोड़ा सा मार्जिन में जो है वो चेंज जरूर आया है। बाकी अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो ऑब्वियसली स्टॉक में रिसेंट टाइम में करेक्शन हुआ है, उसके बावजूद भी स्टॉक आपको ओवर वैल्यू देखने को मिलेगा। बाकी अगर मैं फंडामेंटल की बात करूं तो 4400 करोड़ का मार्केट कैप है। ROE एंड ROC 16 एंड 20% देखने को मिलेगा। करंटली डेट कंपनी के ऊपर में नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है जिसको यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हैं कि डेट नहीं है, तो फर्दर कंपनी को और एक्सपांड करने के लिए एक डेट लेना मार्केट से एक बहुत बड़ा ऑप्शन अभी कंपनी के पास में अवेलेबल है। डेट नहीं है तो डेट टू इक्विटी बिल्कुल जीरो देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं रिजर्व की बात करूं तो 473 करोड़ का रिजर्व जो है वो कंपनी आपको होल्ड करती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर आप आएंगे तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 70% है। वहीं FII की बात करूं तो 2.35 से बढ़ करके ये आपको 5.46%, यानी कि FII की जो होल्डिंग है
वो अभी रीसेंट क्वार्टर में आपको 3% से बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। कितना? 3% से होल्डिंग आपको बढ़ी है। वहीं अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 6.06 से बढ़ करके 6.21 पर हुआ है, यानी कि म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग आपको बढ़ी है। वहीं अच्छी बात है कि इंस्टीट्यूशन ने अपनी होल्डिंग बढ़ाया। अब क्योंकि प्रमोटर ने नहीं बेचा है तो बेचा किसने है? तो पब्लिक ने, जो कि 20.80 से घट करके 17.53 पर आ चुका है। तो पब्लिक की होल्डिंग डाइल्यूट हुई है और ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब चलिए सेकंड कंपनी की बात करते हैं, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम है E2E नेटवर्क्स लिमिटेड। E2E नेटवर्क की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी भी आपको 4000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। और ये कंपनी का जो बिजनेस है ना, प्योरली आपको एआई सेक्टर में, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में ये कंपनी आपको मेजरली वर्क करती है। पर उसके अलावा डेटा सेंटर में भी कंपनी का वर्क है। अब डेटा सेंटर में क्या वर्क है उसके बारे में आगे फर्दर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एआई एंड डेटा सेंटर तो आपको देखने को मिलेगा ही। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि E2E नेटवर्क इट्स अ प्रोमिनेंट प्लेयर इन द डेटा सेंटर इंडस्ट्री, स्पेसिफिकली एज इंडियाज लीडिंग एआई फोकस्ड हाइपर स्केल क्लाउड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्रोवाइडर। बेसिकली जितने भी डेटा सेंटर होते हैं वहाँ पर आपको क्लाउड सर्विसेज चाहिए रहता है, वहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज चाहिए रहता है। और वो कौन प्रोवाइड करती है? तो वो आपको E2E नेटवर्क जो है वो प्रोवाइड करती है। कोर रोल क्या है कंपनी का डेटा सेंटर में? तो मैंने बताया था एआई हाइपर स्केलर का कंपनी काम करती है। E2E स्पेशलाइज इन द प्रोवाइडिंग हाई परफॉर्मेंस जीपीयू क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में। और जीपीयू क्या है? तो आपको जैसे सीपीयू होता है वैसे जीपीयू होता है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये कंपनी आपको ऑपरेट करती है, ज़्यादा जीपीयू है। और जो इंडिया का एआई मिशन है इससे भी आपको यहाँ पर E2E नेटवर्क को काफ़ी फायदा हो रहा है। और अगर आप फर्दर देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंस है एज ऑफ 2026 अगर आप देखेंगे तो द कंपनी मेंटेन ए टोटल ऑफ 10 मेगावाट ऑफ डेटा सेंटर आईटी पावर कैपेसिटी। इट हैज़ ऑपरेशनल फैसिलिटी इन नोएडा, चेन्नई एंड दिल्ली एनसीआर। ये 3 लोकेशन में कंपनी का डेटा सेंटर अवेलेबल है। टोटल कैपेसिटी आपको 10 मेगावाट देखने को मिलेगा। न्यू डिप्लॉयमेंट आ रहा है जो कि पनवेल मुंबई वाले रीजन में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा न्यू डेटा सेंटर। और जैसा मैंने बताया था कि कंपनी का जो डिस्कशन है ना वो बिना एलएनटी के नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप इसका ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो पब्लिक की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि पब्लिक में एक बहुत बड़ा मेजर जो स्टेक है वो आपको एलएनटी का देखने को मिलता है। एलएनटी के साथ में कंपनी का पार्टनरशिप हुआ था जिसमें एलएनटी ने 21% स्टेक जो है वो कंपनी में एक्वायर किया था। कितने में? तो 1407 करोड़ में। तो ये एक बड़ा डील हुआ था। और इसके साथ साथ एलएनटी ने डेटा सेंटर की सेगमेंट में जो है ना एआई क्लाउड प्लेटफॉर्म डेटा सेंटर में एंट्री जो है वो एलएनटी ने E2E नेटवर्क के थ्रू जो है वो बनाया था। बाकी इंडिया एआई मिशन जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, इंडिया एआई मिशन से भी कंपनी को काफ़ी फायदा हुआ है। और पर्टिकुलर इंडिया एआई मिशन से रिलेटेड 177 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंपनी को मिला था। एक बड़ा ऑर्डर जो है वो यहाँ पर देखने को मिला था। बाकी जीपीयू में भी एक्सपांशन हो रहा है। बड़े बड़े जीपीयू जो है एनवीडिया के जीपीयू जो है वो आपको E2E नेटवर्क लेकर के आ रहा है। बाकी कंपनी का स्ट्रेंथ क्या क्या है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पर्पस बिल्ट आपको एआई इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग वर्कलोड है कंपनी के पास में। डेमोन्स्ट्रेटेड ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का। वाइड रेंज ऑफ क्लाउड आपको कंप्यूटिंग सर्विसेज कंपनी ऑफर करती है। कॉस्ट एफिशिएंट फ्लेक्सिबल कंप्यूटिंग मॉडल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी कंपनी के नंबर्स एआई के सेगमेंट में क्या क्या नंबर्स हैं तो टोटल आपको 3900 से ज़्यादा जीपीयू है कंपनी के पास में। मल्टी रीजन बिजनेस है, आपको 100 से ज़्यादा इंजीनियर्स कंपनी में काम करते हैं। मोर देन 16 ईयर से कंपनी जो है इस बिजनेस में आपको वर्क कर रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोटेंशियल क्या क्या है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी कंपनी आने वाले टाइम में क्या स्ट्रेटेजी बना रही है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। कंपनी का जो फर्स्ट एआई फर्स्ट क्लाउड है इसका जो यूज़ है कंपनी कहाँ पर करेगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल डेटा सेंटर में। और उसके अलावा डेटा सेंटर ऑपरेटर्स में भी आपको ये देखने को मिलेगा। बाकी स्मॉल एंड लार्ज एंटरप्राइजेस से लेकर के एआई स्टार्टअप हो गया या फिर आपको गवर्नमेंट हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गया, वहाँ पर तो यूज़ किया ही जाएगा। पर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो डेटा सेंटर ऑपरेटर और नेशनल डेटा सेंटर वो आपको देखने को मिलेगा। और वहीं अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने जो है ना कितने करोड़ का कैपेक्स किया था तो 870 करोड़ का ह्यूज कैपेक्स जो है वो कंपनी ने अनाउंस किया था। और रीसेंट क्वार्टर में भी देखेंगे तो 49 करोड़ का कैपेक्स था। उससे पहले 7 करोड़ 50 लाख का कैपेक्स जो है रीसेंट क्वार्टर में भी कंपनी ने अनाउंस किया था। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि यहाँ पर आपको मंथली रेवेन्यू भी आपको देखने को मिलता है, यानी कि मंथली बेसिस पर कंपनी के यूजर्स जो है वो आपको मंथली आपको पैसा देते हैं कंपनी को और वहाँ से भी कंपनी का रेवेन्यू आता है। और रीसेंट क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो 11 करोड़ 14 करोड़ 16 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का मंथली बेसिस में इसमें बना है। और ये आने वाले टाइम में काफ़ी बढ़ेगा क्योंकि कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसको ऐसा लगता है, मैनेजमेंट टारगेट कर रही है 3 फोल्ड, यानी कि 3 टाइम का ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है। ग्रोथ इन मंथली रिकरिंग रेवेन्यू एमिंग फॉर एन आपको एग्जिट MRR ऑफ 350 मिलियन टू 400 मिलियन, यानी कि जो अभी 16 मिलियन आपको देखने को मिल रहा है ना 16 करोड़ के आसपास, वो आपको
बढ़ करके 40 करोड़ का टारगेट जो है कंपनी लेके चल रही है बाय द एंड ऑफ मार्च 2026। तो बहुत ज़्यादा टाइम आपको यहाँ पर लगेगा नहीं, और अगर कंपनी इसको अचीव कर लेती है तो कंपनी का जो ओवरऑल रेवेन्यू है इसमें आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं एआई लैब एज अ सर्विसेज कंपनी यहाँ पर आपको ऑफर कर रही है। बाकी ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन पर भी कंपनी का काफ़ी फोकस है, यूएस मार्केट को भी कंपनी कैप्चर करना चाहती है। बाकी मार्जिन के ऊपर में कंपनी का काफ़ी फोकस है, जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 60% से बढ़ा करके 75% का टारगेट रखा गया है। बाकी फंड रेजिंग भी कंपनी कर रही है, 1000 करोड़ से ज़्यादा का यहाँ पर आपको विद द हेल्प ऑफ QIP जो है वो कंपनी फंड रेज करने वाली है, जिसको कंपनी कहाँ पर यूज़ करेगी तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांशन में कंपनी आपको यूज़ करने वाली है। तो ये E2E नेटवर्क से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी अगर मैं E2E नेटवर्क के नंबर्स की बात करूं, क्योंकि रेवेन्यू जो है वो कैसा है तो वो आपको 66 करोड़ से बढ़कर के 94 करोड़, 94 करोड़ से बढ़कर के 164 करोड़, ये कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं इसको ग्रोथ परसेंटेज में बताऊं तो ये आपको 74% का रेवेन्यू ग्रोथ आपको रिसेंट ईयर में देखने को मिला। उससे पहले अगर आप जाएंगे तो ये आपको 43% का रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो कंपनी ने यहाँ पर हमको दिखाया था। तो अच्छे नंबर्स हैं, हाँ इसको आप बुरे नंबर्स नहीं बोल सकते हैं। बाकी अगर मैं फर्दर बात करूं कि कंपनी आने वाले टाइम में यानी कि नेक्स्ट आपको नेट प्रॉफिट कैसा जनरेट कर रही है, तो ये आपको 10 करोड़ से बढ़कर के 22 करोड़ और 22 करोड़ से 47 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। हालांकि E2E नेटवर्क के केस में अच्छी बात है कि कंपनी के जो मार्जिन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पहले कंपनी का मार्जिन कितना था तो ये आपको 51% था, जिसको कंपनी बढ़ा करके 59% करने वाली है, और आने वाले टाइम में इसको 75 करने का टारगेट जो है वो कंपनी ने यहाँ पर आपको सेट करके रखा है। हालांकि E2E नेटवर्क में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है इस कंपनी का वैल्यूएशन, क्योंकि अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो स्टॉक आपको काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यू है, और नॉर्मली ऐसा आपको देखने को मिलता भी है, क्योंकि जितनी भी कंपनी जो कि AI सेक्टर में वर्क कर रही है इंडिया में, AI हो गया, डेटा सेंटर हो गया, इसको मार्केट काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देता है, और इस वजह से जो वैल्यूएशन है वो एक्चुअल में एक बहुत बड़ा कंसर्न है, और इसको आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। बाकी अगर मैं इस कंपनी के फंडामेंटल की बात करूं तो जैसा मैंने बताया 4000 करोड़ का मार्केट कैप है। ROE एंड ROC रिसेंट ईयर में बहुत बुरा था कंपनी के लिए, हालांकि इससे पहले वाले ईयर में काफ़ी अच्छा देखने को मिला था। डेट आपको 160 करोड़ है, रिजर्व आपको 1500 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा, डेट टू इक्विटी बिल्कुल कंट्रोल में है। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आएंगे तो प्रमोटर की जो है वो 40% की होल्डिंग है। FII की अगर मैं बात करूं तो आपको 2.48% की होल्डिंग, और म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है वो भी यहाँ पर 4% के आसपास देखने को मिलेगा। दोनों मिला देंगे तो 6.5% के आसपास इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग है। मेजोरिटी ऑफ जो स्टेक है वो यहाँ पर आपको पब्लिक का है 52%। हालांकि ध्यान रखिएगा कि पब्लिक में जो है ना एक बड़ा नाम आपको देखने को मिलेगा, किसका, L&T का। कितना, तो अभी करंटली जो है L&T यहाँ पर कितना होल्ड करती है तो 18.87% की होल्डिंग जो है वो L&T यहाँ पर आपको होल्ड करती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो बाकी फर्दर अगर मैं बात करूं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, तो हमारे इस लिस्ट में जो नेक्स्ट कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है तो कंपनी का नाम है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। रेलटेल की बात करूं तो हमारी लिस्ट में आज ये सबसे बड़ी कंपनी है। 10,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी आपको देखने को मिलेगा, और कंपनी का जो बिजनेस है वो ऑब्वियसली आपको बताने की जरूरत नहीं है कि नेशन वाइड जो है ब्रॉडबैंड सर्विसेज कंपनी रेलवे के लिए प्रोवाइड करती है, और जितने भी जो टेलीकॉम इक्विपमेंट्स वगैरह हो गया, मल्टीमीडिया नेटवर्क्स वगैरह हो गया, इन सब की रिक्वायरमेंट होती है किसमें, डेटा सेंटर में, और उसके लिए कंपनी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इट्स अ नवरत्न CPSE, इट्स अ मेजर प्लेयर इन द डेटा सेंटर इंडस्ट्री, ट्रांजिशन फ्रॉम अ टेलीकॉम प्रोवाइडर टू एन इंटीग्रेटेड ICT सर्विसेज लीडर। बेसिकली एज ऑफ अर्ली 2026 है इट्स एक्टिविटी इंक्लूडिंग आपको ऑपरेटिंग, आपको यहाँ पर फैसिलिटी हो गया, डेवलपिंग ए मैसिव एज नेटवर्क हो गया, एक्सपांडिंग इंटरनेशनली, ये कंपनी का टारगेट रखा गया है। और कंपनी डेटा सेंटर इंडस्ट्री में जो है बहुत बड़ी प्लेयर है, बड़ा प्लेयर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अबाउट रेलटेल देखेंगे तो कंपनी का जो बिजनेस है वो आपको नेटवर्क, आपको ऑपरेशन सेंटर का कंपनी आपको वर्क करती है। इनका ऑपरेशन कब हुआ था तो 2000 में कंपनी आपको बनी थी, और उसके अलावा कंपनी का जो बिजनेस है वो रेलवे से रिलेटेड आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, वो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कंपनी के नेटवर्क में। आप सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि कंपनी पर्टिकुलर आपको डेटा सेंटर में क्या ऑफर करती है, तो कंपनी आपको होस्टिंग एंड आपको कोलोकेशन ऑफर करती है, प्रोवाइड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्लाइंट टू होस्ट देयर इक्विपमेंट। उसके अलावा आपको रेल क्लाउड हो गया, उसके अलावा आपको सिक्योरिटी हो गया, फीचर्स इट्स ऑन सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर फॉर इनहैंस डेटा सेंटर सिक्योरिटी के लिए कंपनी आपको ऑफर करती है। बाकी नेटवर्क वगैरह भी देती है, क्योंकि जितने भी डेटा सेंटर होते हैं ना वहाँ पर अंदर में आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट होती है, और उसमें कौन कंपनी ऑफर करती है तो वो आपको रेलटेल यहाँ पर ऑफर करती है। टायर 3 डेटा सेंटर अगर आप देखेंगे, रेलटेल ऑपरेट करती है 2 सर्टिफाइड टायर 3 डेटा सेंटर इन गुरुग्राम एंड सिकंदराबाद। दिस फैसिलिटी आर आपको मेटी इम्पैनल्ड फॉर प्रोवाइडिंग क्लाउड सर्विसेज टू गवर्नमेंट एंटिटी। गवर्नमेंट एंटिटी को यहाँ पर आपको क्लाउड सर्विसेज कंपनी ऑफर करती है 2 डेटा सेंटर में जो टायर 3 में है। कहाँ पर तो गुरुग्राम में और सिकंदराबाद में। बाकी फर्दर देखेंगे तो 10 मेगावाट का नोएडा डेटा सेंटर जो है कंपनी के पास में। इन नवंबर 2025 रेलटेल ब्रोक ग्राउंड ऑन अ स्टेट ऑफ द टायर
of the art 10 megawatt data center in Noida. This project is being developed on a 30-year revenue sharing model with आपको टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी, इसके साथ में कंपनी का रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर कंपनी ने ये डेटा सेंटर फैसिलिटी आपको बनाया है। तो यहाँ से भी कंपनी को अच्छा रेवेन्यू हमको देखने को मिलेगा। बाकी क्या क्या की सर्विसेज है जो कंपनी ऑफर करती है, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि को लोकेशन एंड मैनेजमेंट होस्टिंग आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा देखेंगे तो डिजास्टर रिकवरी, जो कि किसी भी डेटा सेंटर के लिए कब सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो ये कंपनी ऑफर करती है बिजनेस कंटिन्यूटी सर्विसेज टू हाई प्रोफाइल क्लाइंट, लाइक आपको पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, अंडर 101.82 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट अवार्डेड इन अर्ली 2026। बाकी अगर आप देखेंगे तो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर ये कंपनी ऑफर करती है। उसके अलावा एज डेटा सेंटर नेटवर्क, क्योंकि अभी कंपनी का जो टारगेट है ना पूरे इंडिया में 102 डेटा सेंटर जो है एज डेटा सेंटर अक्रॉस इंडिया, वो आपको बिल्ड करने का टारगेट जो है कंपनी ने रखा है, प्रीमरली इन अ स्मॉलर टाउन में एंड रूरल एरिया में, टू रिड्यूस लेटेंसी फॉर IoT एंड नेक्स्ट जनरेशन एप्लीकेशन के लिए। तो ये इतने एज डेटा सेंटर है जिसको कंपनी यहाँ पर टारगेट लेकर के चल रही है। काफ़ी बड़ा नंबर है, देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि कंपनी इसको कैसे काउंटर करती है, कैसे अचीव करती है। बाकी कंपनी का पार्टनरशिप भी देखने को मिला था NBCC इंडिया की तरफ से। रिसेंटली कंपनी ने साइन किया था एक MOU विद NBCC इंडिया लिमिटेड टू प्रोवाइड IT इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज फॉर डेटा सेंटर बिल्डिंग बोथ इन इंडिया एंड ओवरसीज। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी कंपनी ने इंडिया के बाहर अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा ऑर्डर कंपनी को मिला था, आपको 20 करोड़ के आसपास का ऑर्डर था। किससे? तो इथोपिया से, और इथोपिया आपको अफ्रीका में कंट्री है। इन जनवरी 2026 से रेलटेल सिक्योर अ प्रोजेक्ट वैल्यूड अप्रॉक्सीमेटली $2.2 मिलियन to establish a greenfield data center for Ethiopia Ministry of Foreign Affairs. The project including construction and 3 year of maintenance. ये आपको देखने को मिला। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ग्लोबल एम्बिशन कंपनी का काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी अफ्रीका के और अलग अलग रीजन में नए नए डेटा सेंटर जो है वो इंस्टॉल करना चाहती है, लगाना चाहती है। कंपनी का जर्नी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी पुरानी कंपनी है। 2000 में कंपनी आपको फॉर्म हुई थी और अभी 2024-25 में कंपनी का यहाँ पर आपको नवरत्न का स्टेटस जो है वो अभी रिसेंट टाइम में ही कंपनी को मिला है। बाकी कंपनी ने आपको बताया कि रेलटेल का USP क्या क्या है, तो आपको यहाँ पर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। 62,000 से ज़्यादा जो है रूट किलोमीटर पे कंपनी का काम है, 21,000 किलोमीटर से ज़्यादा सिटी एक्सेस नेटवर्क है कंपनी का। डेटा सेंटर में आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था, टायर 3 सर्टिफाइड है। आपको मैरिट इम्पैनल ग्राउंड देखने को मिलेगा, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर देखने को मिलेगा। बाकी कंपनी के कुछ यूनिक SPSC है, पैन इंडिया प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगा। आपको क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ऑफर करती है, सिस्टम इंटीग्रेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। वहीं रेलटेल का अगर आप सर्विस के सेगमेंट में अगर आप आएंगे तो कंपनी का जो सर्विस सेगमेंट है इसमें आपको टेलीकॉम सर्विस से लेकर के डेटा सेंटर सर्विस से लेकर के आपको कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कंपनी यहाँ पर आपको ऑफर करती है। जो कंपनी जो है रेलवे के लिए मेनली जो है कंपनी ये प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है बनाने का काम करती है। और कंपनी के मेजर कस्टमर में अगर आप आएंगे तो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट में रेलवे से लेकर के आपको एयरफोर्स से लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आपको यहाँ पर कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में देखने को मिलेगा। कोल सेगमेंट में देखेंगे तो कोल इंडिया से लेकर के आपको ECL NCL कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में है। टेलीकॉम सेगमेंट में देखेंगे तो ऑब्वियसली आपको एयरटेल, आपको आइडिया, वोडाफोन, ये आपको भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL एक बहुत बड़ा क्लाइंट है। PSU में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग PSUs है जो कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में है, जैसे ONGC हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, सेल आपको देखने को मिलेगा। वहीं बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स भी है जिसके लिए कंपनी आपको वर्क कर रही है। बहुत सारे बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी है जिसके लिए कंपनी यहाँ पर आपको बिजनेस करते हुए देखने को मिल रही है, जिसके लिए कंपनी ने काम करके दिया है। तो कंपनी का क्लाइंट लिस्ट काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई है। सर्विसेज इंडियन रेलवे को अगर आप पर्टिकुलर देखेंगे तो टेलीकॉम सर्विस से लेकर के ICT सर्विसेज से लेकर के सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम प्रोजेक्ट जो है, जैसे जो बड़े बड़े टनल्स वगैरह होते हैं ना, टनल का कम्युनिकेशन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके लिए कंपनी यहाँ पर आपको काफ़ी फोकस करती है। टनल कम्युनिकेशन में कंपनी अपने सर्विसेज प्रोवाइड करती है। वीडियो सर्विलेंस सिस्टम हो गया, आपने देखा होगा बहुत सारे कैमराज वगैरह जो हैं वो आपको रेलवे स्टेशन में लगे रहते हैं, तो उनको पूरा का पूरा सिस्टम मैनेज करके देना वो आपको रेलटेल करके देती है। उसके अलावा कंपनी कवच, रेलवे का जो कवच सिस्टम आपको पता है कि रेलवे की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कवच सिस्टम को बड़े स्केल पर इंट्रोड्यूस किया गया था रेलवे की तरफ से। और अभी तक कंपनी जो है ना ईस्ट सेंट्रल रेलवे के 502 किलोमीटर्स में आपको रेलटेल ने ऑलरेडी जो है कवच इंट्रोड्यूस कर चुकी है, कवच इंस्टॉल करके दे चुकी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसको कंपनी यहाँ पर आपको टैकल कर रही है। कुछ इंटरनेशनल फोकस भी है कंपनी का, जैसा मैंने आपको बताया कि डेटा सेंटर वर्क इथोपिया में कंपनी कर चुकी है, साउथ अफ्रीका और जमैका में कंपनी मेनली आपको टारगेट लेकर के चल रही है। बाकी रेलटेल के पास में जो ऑर्डर बुक की अगर मैं बात करूं तो एज ऑफ सितंबर 30, 2025 कंपनी के पास में अप्रॉक्सीमेटली 8,251 करोड़ के ऑर्डर बुक मौजूद है। और सबसे अच्छी बात है ना कि कंपनी को बहुत सारे अलग अलग रीजन से ऑर्डर आता है। जो एक तो सबसे बड़ा ऑर्डर जो मैंने आपको बताया था कि डेटा सेंटर इंडस्ट्री से रिलेटेड एक इथोपिया से आया था जो 19 करोड़ 83,74,494 करोड़ का ऑर्डर था। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है ना
एक और अलग अलग सेगमेंट से अगर आप देखेंगे तो वर्क ऑर्डर कंपनी को आईसीटी से रिलेटेड आपको देखने को मिला 63 करोड़ का। उसके अलावा कंपनी को यहाँ पर एक 48 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिला था एमएमआरडीए की तरफ से। तो अलग अलग ऑर्डर्स कंपनी को मिलता रहा है और कंपनी आने वाले टाइम में जो कंपनी का फोकस है वो मेनली किस पर होने वाला है, तो वो आपको कंपनी का फोकस है कि कंपनी का जो बिजनेस है उसको शिफ्ट किया जाए। 60% जो है वो प्रोजेक्ट से और 40% जो है वो टेलीकॉम ऑपरेशन से। ये रेवेन्यू का टारगेट जो है वो कंपनी ने सेट करके रखा है आने वाले साल के लिए। बाकी इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पर भी कंपनी एंट्री लेकर के आएगी। इथोपिया के साथ यूएई, मॉरिशस और वियतनाम और अफ्रीका के जो अलग अलग रीजन है वहाँ पर कंपनी आपको टारगेट लेकर के चल रही है। बाकी जो स्टारलिंक आपको पता होगा किसकी, तो मिस्टर एलन मस्क की बहुत बड़ी कंपनी है स्टारलिंक, और इसके साथ में कंपनी का जो है आपको डिस्कशन चल रहा है अभी टाई अप के लिए। और अगर ऐसा होता है तो जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज स्टारलिंक अगर इंडिया में इंट्रोड्यूस करता है तो वो आपको रेल टेल के थ्रू ही हमको देखने को मिलेगा। तो ये एक अच्छी बात होगी अगर ऐसा होता है तो। बाकी एडवांस रेलवे टेक्नोलॉजी जो मैंने आपको बात किया था कवच के साथ में कंपनी इसमें काफ़ी अच्छा काम कर रही है। ऑलरेडी 500 किलोमीटर कंपनी इंस्टॉल कर चुकी है ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे में, और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा पोटेंशियल है कवच सिस्टम में। और कवच सिस्टम इतना बड़ा ये मार्केट है ना कि जिसको टैप करने के लिए बहुत सारी कंपनीज की रिक्वायरमेंट होगी। बाकी हेल्थ केयर डिजिटलाइजेशन पर भी कंपनी वर्क कर रही है, आसाम गवर्नमेंट के लिए कंपनी ने काम किया है। बाकी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कंपनी ने जो एमएमआरडीए के साथ में अभी कंपनी काम कर रही है, और 48 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर जो है कंपनी को एमएमआरडीए से मिला भी है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। बाकी रेलटेल के नंबर्स की बात करूँ तो रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू आपको 1957 करोड़ से बढ़ करके 2568 करोड़, और उसके बाद आपको 3478 करोड़ ये कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल रेवेन्यू में ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो रिसेंट ईयर में कंपनी का रेवेन्यू जो है वो आपको 35% से ग्रो किया है। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको 31% से ग्रो किया है। उसके अलावा अगर मैं फर्दर बात करूं कंपनी के आने वाले टाइम में, तो कंपनी जो है ना फाइनेंशियल ईयर 26 में जो है वो मिनिमम आपको 25% का रेवेन्यू जो है वो यहाँ पर आपको एक्सपेक्ट कर रही है। वहीं नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो कंपनी प्रॉफिटेबल है 188 करोड़ से 246 करोड़, और 246 करोड़ से आपको 300 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो है वो कंपनी ने जनरेट किया है। मार्जिन्स की अगर मैं बात करूं तो 18% का मार्जिन जो है कंपनी का लास्ट ईयर में था। अभी कंपनी का मार्जिन कितना है, तो अभी ये आपको 15% देखने को मिल रहा है। 15% अच्छा मार्जिन है, ऐसा बहुत बुरा मार्जिन भी नहीं है, लेकिन देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले टाइम में कंपनी इतने मार्जिन वो कैसे मेंटेन करके रखती है। वैल्यूएशन के ऊपर आएंगे तो रेलटेल का जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यू है पी रेशियो के हिसाब से। हालांकि पेग रेशियो के हिसाब से स्टॉक आपको काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यू देखने को मिल रहा है। उसके अलावा अगर मैं आपको फंडामेंटल में बात करूं तो मार्केट कैप 10,000 करोड़ जैसे मैंने आपको बताया। आरओई एंड आरओसी 16 एंड 21% है। डेट कंपनी के ऊपर में बहुत ज़्यादा नहीं है, 71 करोड़ का डेट है। डेट टू इक्विटी बिल्कुल कंट्रोल में है, 0.00 देखने को मिलेगा। 1700 करोड़ से ज़्यादा का रिजर्व है कंपनी के पास में। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आएंगे तो यहाँ पर प्रमोटर की जो है 72% की होल्डिंग है। एफआईआई की अगर मैं बात करूँ तो 3.5% से ज़्यादा होल्डिंग देखने को मिलेगा। म्यूचुअल फंड की मैं बात करूँ तो नेग्लिजिबल होल्डिंग थी जो कि अभी बढ़ करके 0.84 हुआ है। तो दोनों ने एफआईआई दिया है, दोनों ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा फ्रैक्शन जो है वो इंक्रीज किया है, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। और इसकी वजह से जो पब्लिक की होल्डिंग है वो 22.82 से घट करके 22.63 हमको देखने को मिल रहा है। तो ये ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न है, स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न है, कोई ज़्यादा बुराई नहीं है इसमें। और आई होप आपने पूरा का पूरा वीडियो जो है वो एंड तक देखा है, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है। आई होप आपने वीडियो को अगर एंड तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाकी आने वाले टाइम में आप कौन से टॉपिक के ऊपर डिस्कशन चाहते हैं, क्या आप शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं, तो उसके लिए आप सिंपली कमेंट में यस लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं समझ जाऊंगा कि आप शिप बिल्डिंग में इंटरेस्टेड हैं। तो आई होप आपने वीडियो को एंड तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाकी मेरी तरफ से किसी भी कंपनी, किसी भी सेक्टर को लेकर के हमारी तरफ से किसी भी तरह का बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। हमारे वीडियोस को सिर्फ आपको नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पज से ही लेना है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं समझना चाहिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।